हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026802 का एनालिसिस। पेपर 802 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिले सेंटेंस में एक ब्रैकेटेड सेगमेंट है। इस सेगमेंट या खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं। अ नेम एज स्ट्रॉन्ग एज द लैंड, एक नाम इतना मजबूत जितनी की भूमि। यहां नाम का अर्थ है व्यक्ति से, तो एक नाम भूमि जितना मजबूत का अर्थ है एक व्यक्ति जो बहुत मजबूत था। अ नेम दैट नोन हाउ टू इंड्योर पेन साइलेंटली। विद्यार्थी ध्यान दें, इंड्योर का अर्थ है सहन करना, पेन दर्द है, और साइलेंटली है शांतिपूर्वक। वाक्य में एरर यहां है, विद्यार्थी ध्यान दें, दैट के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का सीधे प्रयोग संभव नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट न्यू। वाक्य हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। अ नेम एज स्ट्रॉन्ग एज द लैंड, एक नाम इतना मजबूत जितनी की भूमि, अर्थात कोई व्यक्ति बहुत ही मजबूत किस्म का था। अ नेम, ऐसा नाम, ऐसा व्यक्ति, दैट न्यू, जो जानता था, हाउ टू इंड्योर पेन साइलेंटली। हमारा वाक्य हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन सी कहता है दैट हैज बीन नोन, बिल्कुल नहीं, पैसिव वॉइस संभव नहीं है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट वाज नोन भी नहीं, सिंपल पास्ट है और पैसिव वॉइस है, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 निर्देश है प्रश्न का सिनोनिम बताएं, पर्यायवाची बताएं। तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है फरोशियस। फरोशियस का अर्थ होता है उग्र या आक्रामक किस्म का व्यक्ति, बहुत हिंसक किस्म का व्यक्ति, क्रूअल, वायलेंट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, सैविज। सैविज का भी वही अर्थ है, उग्र, क्रूअल एंड वायलेंट। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए, विशियसनेस, बहुत करीब है उत्तर होने के, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि फरोशियस एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, जबकि विशियसनेस एक नाउन है। यदि मात्र विशियस रहा होता तो यह भी उत्तर हो सकता था, क्योंकि विशियसनेस जो कि एक नाउन है जिसका अर्थ है क्रूरता, विशियस का अर्थ है क्रूर, हिंसक। तो फिलहाल विशियसनेस, क्रूरता हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, कॉन्शियस का अर्थ है अपने काम के प्रति बड़ा जागरूक, जो ऐसा व्यक्ति जो काम को बहुत सावधानी से करता हो, बड़ा धर्मशील हो, विवेकशील हो, अपने काम को लेकर बहुत सावधान हो, अर्थात बारीकियों पर ध्यान देकर अपने काम को करता हो। इंग्लिश में इसके लिए बेहतरीन सिनोनिम हो सकते हैं स्क्रूपुलस और डिलिजेंट। जबकि ऑप्शन सी, माइल्ड का अर्थ है सौम्य। हमारा आंसर ऑप्शन डी, सैविज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव। ट्रिक अप योर स्लीव का अर्थ होता है कि आपके पास कोई गुप्त जानकारी या गुप्त ज्ञान या विशेष लाभ की जानकारी है। फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स है ब्रह्मांड, एंड अदर ऑब्जेक्ट इन इट। विद्यार्थी ध्यान दें, अदर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। ब्रह्मांड में बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर ये हुआ एंड अदर ऑब्जेक्ट, नहीं एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ब्रह्मांड में जो पिंड हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अदर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट को प्लूरल कर दीजिए और वाक्य को एक बार फिर से पढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लीव्स फॉर डीलिंग विद द यूनिवर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विद इन इट। साइंटिस्ट के पास कई ऐसी जानकारियां, गुप्त जानकारियां, ज्ञान आदि हैं जिससे वो डील कर सकते हैं ब्रह्मांड और उसमें उपस्थित अन्य ऑब्जेक्ट्स या अन्य चीजों, पिंडों आदि से। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। हमें बताना है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द। तो पढ़ते हैं। इंटरफियर का अर्थ होता है दखल देना, हस्तक्षेप करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फैसिलिटेट, जिसका अर्थ है सुगम बनाना, आसान बनाना। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए, हैम्पर का अर्थ है बाधा डालना। ऑप्शन बी, इंटरसीड का अर्थ है किसी के पक्ष में दखल देना या हस्तक्षेप करना, किसी की ओर से हस्तक्षेप करना। तो ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हुआ।
जबकि जैम का अर्थ है जाम हो जाना, कोई चीज कहीं एकदम फंस जाए, जाम हो जाए तो उसे जैम कहते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम, वैसे फलों का भी जैम होता है, एक तरह का फलों का मुरब्बा। हमारा आंसर ऑप्शन सी फैसिलिटेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न, जिसे हमें पहले पढ़ना है और फिर लॉजिकली रीअरेंज करना है। तो पढ़ते हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन राजनीतिक अर्थशास्त्री मेंसर ओस्लोन, हु रोट इन 1965, जिन्होंने 1965 में लिखा, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन वर पॉपुलराइज्ड बाय द दैट कोवर्शन। कोवर्शन का अर्थ होता है दबाव, और सम अदर डिवाइस, डिवाइस का अर्थ है युक्ति, मस्ट बी प्रेजेंट, होनी चाहिए, इन ऑर्डर फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हैं व्यक्ति, टू एक्ट कि वो काम करे इन देयर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट का अर्थ है सामान्य हित। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि बात हो रही है अमेरिकी अर्थशास्त्री मेंसर ओस्लोन की, जिन्होंने कहा संभवतः कि लोग मिलकर अगर काम करें और दबाव का प्रयोग करें, ऐसी युक्ति का प्रयोग करें, तो शायद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स उपलब्ध हैं वो हैं QP तथा RS। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट Q, द प्रॉब्लम्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन वर पॉपुलराइज्ड बाय द अमेरिकन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मेंसर ओस्लोन, हु रोट इन 1965। जो कलेक्टिव एक्शन की प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉपुलराइज किया मेंसर ओस्लोन ने, और उन्होंने 1965 में लिखा, क्या लिखा, P के उपरांत होना चाहिए सेगमेंट R, दैट कोवर्शन की दबाव, और सम अदर डिवाइस, ऐसी अन्य युक्ति, मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए, इन ऑर्डर फॉर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि इंडिविजुअल्स का, लोगों का कोई ग्रुप, एक्ट इन देयर कॉमन इंटरेस्ट कि वो काम कर सके अपने सामान्य हित में। किसके प्रयोग करके? कोवर्शन यानी दबाव या अन्य ऐसी युक्ति के। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत P तथा R, और उसके उपरांत अंत में S। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन A QPRS ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। ओवरली कंसर्न्ड विथ माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म। ओवरली का अर्थ है कुछ ज्यादा ही, कंसर्न्ड चिंतित, विथ माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट का अर्थ है बारीक, छोटी छोटी, डिटेल्स और फॉर्मलिज्म, फॉर्मलिज्म का अर्थ है नियमनिष्ठता यानी फॉर्मेलिटी, नियमों की जो शक्ति है उसके प्रति बहुत ज्यादा समर्पण। हिंदी में सामान्य सा शब्द है नियमनिष्ठता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी पिडेंटिक। पिडेंटिक का अर्थ है पांडित्याभिमानी, अर्थात अपने पांडित्य का अभिमान करने वाला, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देकर बात करने वाला, काम करने वाला, ताकि उसके ज्ञान की ओर लोगों का ध्यान जाए। तो मामूली चीजों पर ध्यान देकर अपने ज्ञान के प्रदर्शन करने वाले को कहते हैं पिडेंटिक। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए यूफोरिक का अर्थ है बेहद प्रसन्न या उल्लसित। बोहेमियन एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दे, शब्द बोहेमियन का अर्थ है रूढ़ी मुक्त जीवन जीने वाला, ऐसा व्यक्ति जो रूढ़ियों से मुक्त जीवन जीता हो और कुछ कलात्मक किस्म का व्यक्ति हो, उसे कहेंगे बोहेमियन। ऐसा व्यक्ति या जीवन शैली को कहेंगे बोहेमियन। और ब्लैस्फेमी एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश निंदा, अर्थात ईश्वर की निंदा में कुछ कहना करना, तो ईश निंदा। हमारा आंसर ऑप्शन बी पिडेंटिक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, एक वाक्य मिला है जिसके किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है, वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर, स्कल का अर्थ होता है खोपड़ी, बोन्स हड्डियां, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, ऑफ अ वुड पैकर, वुड पैकर है कठफोड़वा, हैज अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी। विद्यार्थी ध्यान दें, बोन्स प्लूरल है इसलिए हैज नहीं हैव होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द स्कल बोन्स ऑफ अ वुड पैकर हैव अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन, उनका एक अलग ही केमिकल कॉम्पोजिशन या बनावट होती है। डेंसिटी का अर्थ है घनत्व। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी हैज नहीं हैव होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, अब की बार मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। तो पढ़ते हैं।
इडियम है एप्रोपो ऑफ नथिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है एप्रोपो, इसमें एस को साइलेंट रखते हैं। एप्रोपो ऑफ का अर्थ होता है कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं एप्रोपो ऑफ आवर मीटिंग ऑफ जनवरी द 1st, अर्थात मैं आपसे हमारी 1 जनवरी या 1 जनवरी की जो मीटिंग हुई थी उसके विषय में बात कर रहा हूं। तो एप्रोपो ऑफ का अर्थ हुआ के संदर्भ में, नथिंग है कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब कोई भी पुरानी मीटिंग, बातचीत आदि का हवाला नहीं दिया जा रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। किसी भी प्रीवियस पूर्व डिस्कशन या सिचुएशन का कोई संबंध नहीं है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ए कहता है ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी और सब कुछ, हैज बीन इंक्लूडेड मीन सभी कुछ इंक्लूड हुआ है, बिल्कुल नहीं। सी कहता है एनी डिफिकल्ट सिचुएशन और ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का अर्थ है बाधा, बिल्कुल नहीं। डी कहता है टू बी अरेंज्ड, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी, हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, अब की बार हमें बताना है सिनोनिम या पर्यायवाची प्रश्न शब्द का। प्रश्न शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है वेजर, जिसका अर्थ होता है बाजी, शर्त या दाव लगाना। अर्थात जब आप कहीं कोई बाजी खेलें, कोई जुआ लगाएं, जुआ का दाव लगाएं, जुआ खेलें, तो आप कर रहे हैं वेजर। वेजर दोनों ही है, एक नाउन भी और एक वर्ब भी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, गैम्बल, जिसका अर्थ है जुआ या जुआ खेलना। गैम्बल भी एक नाउन तथा वर्ब दोनों है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी, स्क्रूटिनी का अर्थ होता है किसी चीज की जांच या परीक्षण, इंग्लिश में इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन सी, स्क्रूपुलस, हमने थोड़ी देर पहले इसको अध्ययन इसका किया था कॉन्शियस के सिनोनिम के रूप में, बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला, अपने काम को बहुत सावधानी से करने वाला। और शब्द क्रम्बल का अर्थ है टूट जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना या चूर चूर हो जाना। हमारा आंसर ऑप्शन ए, गैम्बल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। द लॉयर सेड टू मी कोट योर केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड अनकोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसमें हमें मिला है इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आगे टू के साथ ऑब्जेक्ट हो तो सेड बदलेगा टोल्ड में और प्रेजेंट बदल जाएगा पास्ट में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। द लॉयर टोल्ड मी दैट, योर केस के स्थान पर माई केस, इज बदल जाएगा वॉज में, वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लॉयर ने मुझसे कहा कि मेरा केस जो था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड या जटिल था। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द लॉयर वार्न्ड दैट योर केस नहीं, और वार्न मी होना चाहिए था, वो भी नहीं है। ऑप्शन बी कहता है द लॉयर रिपोर्टेड नहीं, केस इज भी नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है द लॉयर सेड नहीं, टोल्ड होना चाहिए था। दैट माई केस हैड बीन भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, एक अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही शब्द या सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। His father was few proud of his horsemanship। विद्यार्थी ध्यान दें, हॉर्समैनशिप का अर्थ है घुड़सवारी की स्किल, घुड़सवारी का कौशल। His father was few proud नहीं, few का अर्थ होता है ना के बराबर। विद्यार्थी ध्यान दें, a few होता है थोड़ा और few होता है ना के बराबर। ये संख्यात्मक शब्द है, बिल्कुल नहीं। few प्राउड ना के बराबर प्राउड बिल्कुल भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरी प्राउड, बहुत उनको गर्व था। वाक्य में वेरी प्राउड को लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। हिज फादर, उसके पिता, वॉज वेरी प्राउड, उनको बड़ा गर्व था, गुमान था, ऑफ हिज हॉर्समैनशिप, अपनी घुड़सवारी की स्किल का, कौशल का। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन सी कहता है मच प्राउडेस्ट, बिल्कुल नहीं। वेरी प्राउडली भी नहीं, हमें चाहिए वेरी के साथ एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है। तो पढ़ते हैं। अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा। जो प्रभावित करता हो, अफेक्ट करता हो सभी या अधिकांश लोगों, स्थानों, चीजों आदि को कहलाएगा जनरल।
अगर कोई चीज जनरल है तो वो सामान्यतः सब पर लागू होती है, सामान्य किस्म की है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी शब्द के उच्चारण पर विशेष ध्यान दें। शब्द का उच्चारण है क्लीशेड, इसमें ई के ऊपर एक अक्यूट एक्सेंट या स्ट्रोक भी होता है। क्लीशेड का अर्थ है घिसा पिटा। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम हो सकता है हैकनीड, और एक अन्य सिनोनिम हो सकता है बनाल। हैकनीड या बनाल का भी वही अर्थ है जो क्लीशेड का अर्थ है घिसा पिटा। कोई चीज आपने बहुत बार कह दी है, सुन ली है, तो वो क्लीशेड है, हैकनीड है, घिसी पिटी है। पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष या विशिष्ट, जबकि पर्टेन का अर्थ होता है से संबद्ध होना या किसी चीज से ताल्लुक होना। हमारा आंसर ऑप्शन बी जनरल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट है। फिर से हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो अंडरलाइन सेगमेंट में दी गई ग्रामेटिकल एरर को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, द थीव्स एंटर्ड हाउस इन आवर एरिया, चोर घुस गए हमारे एरिया के घर में। दी अदर नाइट यानी 2-4 रात पहले, जैसे 2-4 दिन पहले को कहते हैं दी अदर डे, तो दी अदर नाइट यानी 2-4 रात पहले, कुछ एक रात पहले। एंड डीकैम्प विथ वैल्यूएबल वर्थ 50,000 रुपीज। वाक्य भूतकालिक है, एंटर्ड दिया हुआ है, डीकैम्प नहीं डीकैम्प्ड होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, द थीव्स एंटर्ड अ हाउस इन आवर एरिया, हमारे एरिया के एक घर में घुस गए। द अदर नाइट, एंड डिकैम्प्ड का अर्थ है फरार हो गए, लेकर किसी चीज को भाग जाने को कहते हैं डिकैम्प। वाक्य भूतकालिक था इसलिए डिकैम्प नहीं डिकैम्प्ड। विथ वैल्यूएबल्स, विद्यार्थी ध्यान दें, वैल्यूएबल नहीं वैल्यूएबल्स होना चाहिए क्योंकि यहां पर वस्तुएं हैं। वैल्यूएबल एक काउंटेबल नाउन है, तो वैल्यूएबल्स मीन्स मूल्यवान वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं वर्थ 50,000 रुपीज। दोनों करेक्शन हमें मिल रहे हैं ऑप्शन सी में। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी डीकैम्प्स कहता है, बिल्कुल गलत, और डीकैम्पिंग भी गलत। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेस। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य के टेंस पर ध्यान दें। टेंस है वाक्य का प्रेजेंट परफेक्ट और वॉइस है एक्टिव। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वाक्य है जिसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। द गार्डनर हैज वाटर्ड द बुशेस, नया सब्जेक्ट होगा द बुशेस। हेल्पिंग वर्ब होगी हैव बीन, क्योंकि बुशेस प्लूरल है, अगर सिंगुलर होता तो हैज बीन, और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, द बुशेस हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द बुशेस आर बीइंग, बिल्कुल नहीं, आर बीइंग तब होता जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य रहा होता। सी कहता है द बुशेस हैज बीन, नहीं, बुशेस प्लूरल है। डी कहता है द बुशेस वर बीइंग, बिल्कुल नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं था, प्रेजेंट परफेक्ट था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। द पांडवास रिटर्न टू हस्तिनापुर आफ्टर स्पेंडिंग 13 years इन एग्जाइल। एग्जाइल का अर्थ होता है देश निकाला, देश से निर्वासन। विद्यार्थी ध्यान दें, द पांडवास मीन्स पांडव भाई। अगर कोई सरनेम प्लूरल हो और उसके पहले द हो तो इसका अर्थ हुआ वो पूरा कुल। तो द पांडवास यानी पांडव, जितने भी पांडव थे पूरे सारे के सारे भाई। रिटर्न टू हस्तिनापुर, हस्तिनापुर लौटे। आफ्टर स्पेंडिंग 13 years इन एग्जाइल, 13 साल देश निकाले के भुगतने के बाद या निर्वासन भुगतने के बाद। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस का अर्थ है स्वीकृति। एमिनेंस एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कीर्ति, प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा, और एंटरटेनमेंट का अर्थ है मनोरंजन। हमारा आंसर ऑप्शन बी एग्जाइल ही रहेगा। तो द पांडवास मीन्स पांडव लोग हस्तिनापुर लौटे 13 साल के देश निकाले या निर्वासन के उपरांत। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में हमें बताना है सिनोनिम प्रश्न शब्द का। पढ़ते हैं, पैसिफिक का अर्थ है शांत या प्रशांत, जैसे द पैसिफिक ओशन, तो शांत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का भी वही अर्थ है, पीसफुल, कंपोज्ड, काम, या फिर पैसिफिक। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए बेलिकॉस का अर्थ है
उग्र स्वभावी या लड़ाकू, स्वभाव से अगर बहुत आप अग्रेसिव हैं, लड़ाकू किस्म के हैं, तो आप हैं बेलिकॉस। इग्रीजियस एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है शॉकिंगली बैड या आउटस्टैंडिंगली बैड। कोई चीज़ बहुत बुरी हो और आपको सदमा देती हो, कुछ ज़्यादा ही घृणित हो, उसे कहेंगे इग्रीजियस। इंग्लिश में शॉकिंगली बैड या आउटस्टैंडिंगली बैड। ऑप्शन सी इनेमिकल का अर्थ है प्रतिकूल या शत्रुवत। इसके लिए एक बेहतरीन और आसान सिनोनिम हो सकता है होस्टाइल। हमारा आंसर ऑप्शन डी ट्रैंक्विल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि गिल्ड की स्पेलिंग में यह अंतिम ई नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द गिल्ड का अर्थ है कोई एसोसिएशन या फेडरेशन, यानी कोई एक प्रकार की यूनियन या संगठन, किनका, किसी खास पेशे या व्यापार में लगे लोगों का। तो शिल्पी संघ या व्यापारी संघ कहलाएगा गिल्ड। ऑप्शन ए फील्ड, आप जानते हैं मैदान या खेत। शील्ड का अर्थ है ढाल या रक्षा करना, और बिल्ड का अर्थ है निर्माण करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में एक बार फिर से हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है। इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ होता है यदा कदा, बहुत ही कम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी रेयरली। अन्य ऑप्शंस में वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंटली, बार बार, बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंटली तो विलोम हुआ हमारी इडियम का। वंस इन अ डे, दिन में एक बार, भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 में एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। स्टिल फ्लेक्सिड एंड डैश फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड। फ्लेक्सिड का अर्थ होता है ढीला ढाला। लैक ऑफ ब्लड, रक्त की कमी। मुदित, ले क्वाइटली। ले का अर्थ है लेटा रहा, पड़ा रहा। क्वाइटली का अर्थ है चुपचाप, इन द हॉस्पिटल वार्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लेथार्जिक। लेथार्जिक का अर्थ है ऊर्जाहीन, अनएनर्जेटिक, निस्तेज, ऊर्जाहीन। वाक्य में इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। स्टिल फ्लेक्सिड एंड लेथार्जिक, अभी भी ढीला ढाला और ऊर्जाहीन फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड, रक्त की कमी के कारण। मुदित, ले क्वाइटली। मुदित, लेटा रहा चुपचाप, इन द हॉस्पिटल वार्ड। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। लेविटी का अर्थ है छिछोरापन, ऐसा स्वभाव जिसमें आप किसी गंभीर चीज को भी हंसी मजाक में ट्रीट करते हैं, बिना गंभीरता के ट्रीट करते हैं। रोबस्ट का अर्थ है तगड़ा, स्ट्रॉन्ग, जबकि लिबरल का अर्थ है उदार। जो व्यक्ति मन से उदार हो उसे कहेंगे लिबरल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी लेथार्जिक ही। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 में अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। देवर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। वो इररिस्पॉन्सिबल थे, लापरवाह थे, इन परफॉर्मिंग, निष्पादित करने में, देयर ड्यूटीज, उनके दायित्वों को। तो वो अपने दायित्वों के निर्वाह में लापरवाह थे। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए में इररिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग गलत है, 2 आर होने चाहिए थे। उसके अतिरिक्त ड्यूटीज की स्पेलिंग भी गलत है, DUT के बाद आई होना चाहिए था। ऑप्शन सी में इररिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग सही है, किंतु देयर और ड्यूटीज की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन डी देवर इररिस्पॉन्सिबल इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, इररिस्पॉन्सिबल की स्पेलिंग गलत है, यहाँ सी नहीं एस होना चाहिए था। निसंदेह ऑप्शन बी में कोई भी एरर नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हम पहले पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे। तो पढ़ते हैं। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। थार डेजर्ट में या थार मरुस्थल में जो जीवन है वो अत्यधिक चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, ड्यू टू का अर्थ है के कारण, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान के कारण जीवन जो थार मरुस्थल है उसमें काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इंटेंस सनलाइट, इंटेंस का अर्थ होता है तीव्र, तीव्र धूप होती है, सनलाइट होती है। एंड लिमिटेड रेनफॉल, और सीमित वर्षा होती है। हाउसेस आर ऑफन बिल्ट विथ थिक वॉल्स, थिक का अर्थ है मोटी। मकान बनाए जाते हैं मोटी दीवारों के। टू कीप द इंटीरियर्स, इंटीरियर्स का अर्थ है भीतर का भाग, घर मकानों के भीतर का भाग। डैश ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, हॉट समर मंथ्स का अर्थ है गर्मी के गर्म महीने। वाटर इज स्केयर्स, स्केयर्स का अर्थ है दुर्लभ। सो पीपल डैश रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, अंडरग्राउंड का अर्थ है भूमिगत।
एंड फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन्स, स्ट्रिक्ट का अर्थ है सख्त अनुशासनपूर्ण, रूटीन का अर्थ है दिनचर्या, टू यूज इट इफिशिएंटली, इफिशिएंटली का अर्थ है कार्यकुशलता से। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये क्लोज टेस्ट थार डेजर्ट में जीवन की कठिनाई और कदाचित जल की कमी और उससे निपटने के तरीकों के बारे में है। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं, पढ़ते हैं फिर से। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, इंटेंस सनलाइट एंड लिमिटेड रेनफॉल. Houses are often built with thick walls to keep the interiors cool. घर ऐसे बनाए जाते हैं कि घर के जो भीतर का भाग है वो ठंडा रहे, घर का भीतर का हिस्सा ठंडा रहे ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, गर्मी के जो गर्म महीने होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के गर्म महीने होते हैं उनके लिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फ्रिजिड का अर्थ है बेहद ठंडा, फ्रिजिड वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। वैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत अमित्रवत हो, जिसमें कोई जोश उत्साह ना हो, उसे भी फ्रिजिड कहते हैं। तो शाब्दिक रूप से बहुत ठंडा अथवा मुहावरात्मक रूप से। लूक वार्म का अर्थ है गुनगुना और स्कॉर्चिंग का अर्थ है बहुत ही गर्म। हमारा आंसर ऑप्शन ए कूल ही रहेगा, अर्थ है ठंडा। आगे बढ़ते हुए, इंटीरियर्स कूल ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स, वाटर इज स्केर्स, जल दुर्लभ है। स्केर्स का अर्थ है जो दुर्लभ हो, कम हो। सो पीपल डैश रेन वाटर, पीपल स्टोर, चूंकि जल बहुत कम दुर्लभ होता है इसलिए लोग स्टोर करते हैं रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स। लोग भूमिगत टैंक्स में जल का भंडारण करते हैं। एंड फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन्स टू यूज इट एफिशिएंटली, और बड़े सख्त रूटीन का पालन करते हैं ताकि जो जल है उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकें, क्योंकि वो उसका भंडारण करते हैं, जल सीमित है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। स्टोरेज का अर्थ है भंडारण। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां हमें चाहिए वर्ब। सो पीपल, लोग क्या करते हैं, वर्ब चाहिए ना कि नाउन, इसलिए स्टोरेज उत्तर नहीं हो सकता। स्टोरेज नाउन है जिसका अर्थ है भंडारण, जबकि आंसर है स्टोर जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ है भंडारण करना। इग्नोर का अर्थ है नजरअंदाज करना, और स्क्वांडर एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है फिजूल खर्च करना, इंग्लिश में टू वेस्ट। हमारा आंसर होगा स्टोर। आगे बढ़ते हुए, ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ट्रेडिशनल का अर्थ है परंपरागत, क्लोथिंग का अर्थ है पोशाक, वस्त्र। इज डैश ऑफ लूज लाइट फैब्रिक्स, इज मेड ऑफ, जो परंपरागत पोशाक होती है वो बनी हुई होती है ढीले लाइट फैब्रिक्स, लाइट यानी हल्के, फैब्रिक्स का अर्थ है कपड़ा। तो हल्के ढीले कपड़ों से बने हुए उनकी पोशाक होती है वहाँ के लोगों की। दैट प्रोटेक्ट द बॉडी, जो कि रक्षा करती है बॉडी की, फ्रॉम द सन वाइल अलाउिंग एयर फ्लो। तो ये जो वस्त्र होते हैं वो शरीर की रक्षा करते हैं धूप से, द सन से, वाइल अलाउिंग एयर फ्लो, जबकि एयर फ्लो, हवा का जो शरीर पे आना जाना है, उन कपड़ों के माध्यम से हवा का जो फ्लो है वो बना रहता है, तो गर्मी नहीं लगती और धूप से रक्षा होती है। अन्य ऑप्शंस में अवॉइड का अर्थ है किसी चीज को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। कंसील का अर्थ है छिपाना, और कंजर्व एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है संरक्षण करना। हमारा आंसर ऑप्शन मेड ही रहेगा, क्योंकि कपड़े बने होते हैं एक खास किस्म के बिल्कुल ढीले ढाले फैब्रिक्स के, जो काफी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। आगे बढ़ते हुए, एक बार पुनः, इज मेड ऑफ लूज लाइट फैब्रिक्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द सन वाइल अलाउिंग एयर फ्लो। क्रॉप्स का अर्थ है फसलें, आर सिलेक्टिवली ग्रोन, फसलें सिलेक्टिवली चुनिंदा रूप से उगाई जाती हैं। टू सर्वाइव विथ डैश वाटर, टू सर्वाइव विथ मिनिमल वाटर, मिनिमल का अर्थ है न्यूनतम संभव। फसलें जो है बड़े चुनिंदा रूप से उगाई जाती हैं ताकि वो न्यूनतम संभव जल के साथ में उगाई जा सके। सर्वाइव का अर्थ है जीवित रहना, तो फसलें जीवित रहें अर्थात उग सकें कम से कम पानी में। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। मैक्सिमम का अर्थ है अधिकतम, स्केर्सिटी का अर्थ है कमी या अल्पता, और प्लेंटिफुल का अर्थ है प्रचुर। एक बार पुनः, टू सर्वाइव विथ मिनिमल वाटर एंड लाइफ स्टॉक इज रेज्ड। लाइव स्टॉक का अर्थ है आपके पशु, जो पशु आप पालते हैं, गाय भैंस इत्यादि। लाइव स्टॉक इज रेज्ड केयरफुली, और जो आपके पशु, पालतू पशु होते हैं, आपके कैटल है, वो रेस किए जाते हैं, उनको पाला जाता है। रेस का अर्थ है पालने से। केयरफुली टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ताकि वो लंबे समय तक जीवित रहे। वन नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढलना। नोटेबल का अर्थ है उल्लेखनीय, एक उल्लेखनीय उदाहरण। आगे बढ़ने से पहले अच्छा होगा हम अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लें। हम देख चुके हैं मैक्सिमम अधिकतम है, स्केर्सिटी हेड
अल्पता और प्लेंटिफुल है प्रचुर। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, सर्वाइव विथ मिनिमल वाटर एंड लाइफ स्टॉक इज रेस्ड केयरफुली टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। वन नोटेबल एग्जाम्पल, एक उल्लेखनीय उदाहरण, नोटेबल है उल्लेखनीय। एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का अर्थ है अनुकूलन, अनुकूलन का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार ढलने की स्थिति। सो अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है कैमल। इज द कैमल, वो है ऊंट। अ वैल्यूएबल डैश ऑफ ट्रांसपोर्ट, विद्यार्थी ध्यान दें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स का अर्थ है माध्यम, जो कि माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, लेबर श्रम का, एंड लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का अर्थ है आजीविका, इन द रीजन, रीजन का अर्थ है क्षेत्र। और अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है ऊंट, क्योंकि वो एक बहुत मूल्यवान माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, श्रम का और आजीविका का। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। सिग्नल आप जानते हैं संकेत, इंस्टेंट का अर्थ है तुरंत, और एग्जाम्पल का अर्थ है उदाहरण। हमारा आंसर ऑप्शन मीन्स, माध्यम ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 802 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, याद करें, उसका अभ्यास करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।